मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री उमेश शर्मा जी को, मंच पे आए और मैं तो नहीं स्वागत करना चाहूँगा सुरजीत को कि वो मंच अपना स्थान ग्रहण करेंगे और के साथ कब्जे करेंगे हमारे वजीर। हाँ जी सर, प्लीज वेलकम। विनोद गुप्ता जी आएंगे, मिस्टर विनोद जी को उनको बुलाओ। और उसके बाद मास्टर गेम बलजीत कौर के मदर जी हैं, आपके उमेश भाई आपके मेरा आग्रह रहेगा हमारे आदरणीय विनोद गुप्ता सर से कि वो बलजीत कौर जी को सम्मानित करें, सौरभ करें। और उसके बाद बलजीत की माता जी का स्वागत करेंगे। शॉल के साथ भी स्वागत करेंगे। बलजीत की माता जी का स्वागत करेंगे श्री सुरेंद्र चुगता सर। सुरेंद्र चतुर्था सर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं PWD डिपार्टमेंट। और उसके बाद मैं श्री उमेश शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ आए और शॉल से सम्मानित करें। ब्रदर और उसके बाद मैं मास्टर गेम्स फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री विनोद कुमार जी से आग्रह करूँगा कि हमारे और बलजीत को सम्मानित करें। सर सामने एक मिनट हाँ
से हैं श्री पंकज गुप्ता सर कि वो आए और सम्मानित करें टोपी से। अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा उमेश शर्मा जी को, वो आए। ये मंच Very welcome to all the members. I, Umesh Sharma, do hereby welcome all the dignitaries who have spared their valuable time to make this movement a memorable one. First of all, it is my pleasure to welcome Mr. Vinod Gupta, Managing Director, Meridian Group of Companies. Mr. Sahil Shabad Goel, though he is not here, but he had to go out of station because of certain unavoidable circumstances, and we are very thankful to him that he has also supported Ms. Baljeet Kaur in this achievement. Third one, Mr. S.B. Chagota, President Solon Hockey Club, Mr. Pankaj Gupta, Executive Solon Hockey Club, Mr. Vinod Kumar, Secretary General Master Games Federation of India, Mr. Hem Kumar Sharma, District President, Master Games Federation, and above all, Mr. Pawan Anoth, who was right with Ms. Baljeet Kaur from the very beginning, and with his efforts, everything has prospered. And above all, I would again welcome all the members of the press who have made this movement a memorable one, and thanks to all the members who have spared their valuable time. Thank you. And now I would request Mr. Pawan to continue the proceedings. Thank you. है चमक मेरी निगाहों में बुलंदी है ख्यालों में, है चमक मेरी निगाहों में बुलंदी है ख्यालों में, मैं पत्थर से भी टकरा जाऊंगी और उसे रजा रजा कर दूंगी। मैं मीडिया पर्सन से आग्रह करना चाहूँगा कि वो कुछ अगर अपने सवाल आप जीत से करना चाहें। पहले ही अपना बता देंगे ना। थोड़ा बताओ कि किस तरह से हो रही है। आज इस स्वर्णिम दिवस पर हमारे एकत्रित होने का मकसद इस उपलब्धि को यादगार बनाने का है, जो हमें हमारे प्रदेश, हमारे जिला सोलन को गौरवान्वित करता है। वो है हमारी पर्वतारोही बलजीत कौर का माउंट एवरेस्ट श्रृंखला की पमोरी चोटी पर पहली जिला प्रवृत्ति होने का गौरव प्राप्त करना। बलजीत कौर एक भारतीय पहली पर्वतारोही है। पमोरी पर्वत की चोटी पर उन्हें 100 पर्वतारोहियों में से शीर्ष 12 में चुना गया। पमोरी नेपाल हिमालय के महालुंगी खंड में नेपाल चीन सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला है। पुमो का अर्थ युवा लड़की, री का अर्थ शेरपा भाषा में पहाड़ है। अक्सर पर्वतारोही पमोरी को एवरेस्ट की बेटी के नाम से भी जानते हैं। इस परिभाषा को वास्तविकता देते हुए बलजीत कौर ने पमोरी यानी एवरेस्ट की बेटी होने का गौरव प्राप्त कर हम सभी प्रदेशवासियों का नाम रोशन किया। 7161 मीटर ऊंची चोटी पर विजय हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। 12 मई को सुबह जब 8:40 पर पहले बलजीत कौर पमोरी चोटी पर पहुंची। बलजीत के साथ नूरी शेरपा, गुंडवाला के गेलू शेरपा ने इस अभियान को पूरा किया। इंडियन माउंटेनियर फाउंडेशन के अध्यक्ष रिटायर्ड ब्रिगेडियर श्री अशोक अबे जी के अनुसार पमोरी चोटी के लिए यह किसी भी भारतीय दल का यह पहला अभियान था। यह अभियान भारत सरकार के युवा मामले व खेल विभाग द्वारा प्रायोजित था। वहीं बलजीत कौर को सोलन के व्यवसायियों श्री मेरिडियन मेडिकेयर के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद सर, गोयल मोटर्स के शहर सबद गोयल जी द्वारा ये प्रायोजित ये अभियान को सफल बनाने में काफ़ी सहयोग रहा है।
इसके साथ ही मास्टर गेम्स फेडरेशन से जनरल सेक्रेटरी विनोद कुमार सर और हॉकी क्लब सोलन से व अन्य खेल संघों ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए काफ़ी अपना समर्थन दिया है। आज का अब आगे का कार्यक्रम हम प्रेस बंधुओं से जानना चाहेंगे। बलजीत, मैं आगे करता हूँ बलजीत को आए वो अपने कीमती वचन रखते हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड जय हिंद। पहली बात तो ये कि मेरा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ पे आए और मेरा वेलकम कर रहे हैं आप लोग। एंड मैंने सोचा था कि जैसे मैं सोलन जाऊँगी लॉकडाउन में कहाँ हो पाएगा, कुछ भी नहीं होगा, चुपचाप निकलूँगी, चुपके से घर निकल जाऊँगी, मैंने ये सोचा। बट आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाला है और इस लॉकडाउन में भी, तो इसके लिए धन्यवाद। एंड मेरे साथ आज तक जितने भी लोग जुड़े हैं जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया है, मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी इस मंच से, क्योंकि अगर वो लोग मेरे साथ नहीं जुड़े होते तो आज ये अचीवमेंट नहीं होती। उनके बिना ये अचीवमेंट बहुत अधूरी है। और जिन गुरुजनों ने मुझे प्रिपेयर किया, जिन गुरुजनों ने मुझे शिक्षा दी, उनके बिना ये बिल्कुल ही असंभव है, क्योंकि मैंने जितना भी कुछ सीखा है मैं उन्हीं से सीखा है। मेरे साथ यहाँ पे सबसे पहले पवन सर, यानी मेरे भैया है पवन भैया, ये साथ में जुड़े थे। उसके बाद मेरे साथ यहाँ पे गेम फेडरेशन के मास्टर गेम फेडरेशन के विनोद सर जुड़े। उसके बाद मैं जाकर हॉकी क्लब से मिली। हॉकी क्लब में हमारे यहाँ पे जो गोयता सर है, उमेर सर है, उसके बाद शीला कौशल मैम है, ये मुझसे मिली। और उसके बाद ये मिशन स्टार्ट हुआ। हमारा टास्क ये था कि अब स्टार्ट करना था मिशन, तो किससे मिला जाए। तो उसके बाद ये हॉकी क्लब और जब मास्टर फेडरेशन मिल गया तो इन्होंने सजेस्ट किया कि अब जाना है मेरिडियन गुप्ता सर के पास, विनोद गुप्ता सर के पास। तो उसके बाद हम गुप्ता सर के पास गए, उनसे मिले और उन्होंने एकदम सही मेरी मतलब किस्मत बदल दी, समझ लीजिए। एकदम से जो चीज़ मैं 4-5 सालों से नहीं मिल पा रही थी, जो एक मुझे सपोर्ट चाहिए था, जिसकी वजह से मैं पीछे हो रही थी, क्योंकि कमी कुछ नहीं थी। गुरुजनों ने अच्छी ट्रेनिंग दी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया, एकदम जुनून था, जोश था, ट्रेनिंग अच्छा चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, टैलेंट था। लेकिन एक थोड़ी सी चीज़ है, एक सपोर्ट, एक पुश, वो मुझे नहीं मिला। ये पुश मुझे यहीं से मिलना स्टार्ट हुआ। इसके बाद यहीं से स्टार्टिंग हुई। उसके बाद गोयल, हम मोटर्स में गए, वहाँ पे बात की, तो जो शब्द गोयल जी है, सर है, उन्होंने थोड़ा सपोर्ट किया, तो और मोटिवेशन और हो गया कि ये मेरी लाइफ चेंजिंग था, ये लाइफ चेंजिंग का था। बट ये एकदम नहीं हुआ, इसमें बहुत टाइम लगा मुझे, कम से कम 4-5 साल लगाए मैंने इसमें। ये एकदम से नहीं मिला मुझे एकदम से चीज़ें। तो मैं सबका यहाँ इस मंच से बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी सर। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद ये नहीं होता। मेरे मिशन की बात स्टार्ट की जाए, मैंने कब स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, क्या हुआ, कहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, तो मैं आपको एक किस्सा मैंने पहले भी सुनाया था एक इंटरव्यू में। हुआ क्या था कि मैं +2 मेरा क्लियर होने वाला था, यानी रिजल्ट आने वाले थे। तो ऐसे न्यूज़पेपर कुछ पढ़ रही थी, खाना बना रही थी सुबह ब्रेकफास्ट अपने भाई बहनों के लिए। तो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि किसी राजस्थान की लड़की ने एवरेस्ट फतेह किया ऐसा। तो लास्ट में मैंने बड़ा ऐसा जुनून से बोला कि अरे ये फतेह किया, तो बड़ी अच्छी बात है, एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, उसने कैसे फतेह कर ली, कि हमें मौका क्यों नहीं मिला, वो तो प्लेन्स ही है, मैं तो फिर भी पहाड़ी हूँ। ऐसे करके मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। तो फिर लेकिन जैसे मैं नीचे पढ़ के गई तो वहाँ पे लिखा था कि इतना kg वेट उठाना पड़ेगा, 25 से 30 kg ऐसा भी हो सकता है। और फिर वहाँ पे लिखा था कि इसे 30 लाख से 35 लाख रुपए तक लगेंगे। लाइक 30 से 35 रुपए नहीं मिल रहे थे वहाँ पे, 30 और 35 लाख की बात हुई। तो मतलब ये ऐसा था कि इतना पैसा काश तो मेरे को मिलता तो मैं भी कर लेती, इजीली कर लेती, ऐसा जुनून था। पर मुझे मालूम नहीं था कि जैसे मैं कॉलेज ज्वाइन करूँगी, मैंने जिद करके अपने पेरेंट्स से कि मैं सोलन ही ज्वाइन करूँगी, सोलन कॉलेज ही जाना, मुझे शिमला कॉलेज नहीं जाना, क्योंकि शिमला हमें नज़दीक पड़ता है। लेकिन मैंने सोलन ही चूज़ किया। तो मेरे पापा थोड़े नाराज़ थे, तो सोलन क्यों जाना चाहती, पता नहीं क्यों जाना चाहती, आई रियली डोंट नो। बट मैं शिमला नहीं जाना चाहती, मुझे सोलन ही आ गया, और मेरा डिस्ट्रिक्ट सोलन, मुझे सोलन नहीं जाना, ऐसा वाला कुछ पता नहीं उस टाइम एकदम से मुँह से निकला। और मैं सोलन आई एंड फर्स्ट ईयर था, NCC ज्वाइन की, क्योंकि आर्मी में जाने का जुनून, पैशन, पागलपन, ऐसा कि मुझे आर्मी में जाना है, उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो आर्मी जैसे ही मैंने आर्मी विंग ज्वाइन किया NCC का, मेरी बटालियन में वैकेंसी आई एवरेस्ट के लिए।
तो एवरेस्ट के लिए 3 वैकेंसी आई थी, यानी 2 तो कंफर्म थे और एक रिजर्व सीट थी। जैसे ही मैंने एंट्री ली तो 2 लड़कियां स्ट्रॉन्ग थी, मैं 42 अंडर वेट चल रही थी। तो उन्होंने मुझे देखा तुम पतली सी सुक्कड़ सी, कहाँ तुम माउंटेनियरिंग करेगी, तो उन्होंने मुझे ये बोला। फिर इसके बाद हुआ क्या कि मैंने सर को बोला सर एक बार आजमाइए तो सही, मैं कर सकती हूँ सर, आप मुझे एक बार मौका तो दीजिए। तो उन्होंने बोला चल ठीक है, तेरा नाम रिजर्व में डाल देते हैं। 2 लड़कियाँ बहुत फिट थी क्योंकि खेलती थी, नाम था उनका सोलन में, अच्छी खासा जानते थे और नेशनल खेला हुआ था। मैंने नेशनल नहीं खेला था, कुछ भी नहीं किया था, स्पोर्ट्स खेलती थी लेकिन स्टेट लेवल तक, सॉरी। उसके बाद क्या हुआ कि स्टेट लेवल तक खेला, उसके बाद नहीं खेला। लेकिन मेरे पापा का इसमें बहुत बड़ा हाथ, क्योंकि उन्होंने 5 साल आर्मी में रहे, उसमें रिटायर नहीं हुए, 5 साल के बाद उन्हें छोड़ दी था। तो वो 5 साल का भी डिसिप्लिन उनकी मुझे जहन में घुस गया था। लाइक उन्होंने मुझे सुबह उठाना शुरू कर दिया, उठ उठ। मेरी मम्मा बिल्कुल एकदम धाकड़ लेडी है इनको मैं बहुत सभी दबंग लेडी। लाइक अगर मैं ना उठूँ तो मेरी मम्मा डंडा लेके आ जाती थी, उठ जा, रजाई ऐसे फेंक के दे, डंडे से पिटाई सुबह सुबह। एंड मुझे रनिंग पे जाना पड़ता था। मेरे साथ मेरे गाँव के यहाँ पे लोग हैं, उनको पता है कि मैं सुबह रनिंग के लिए जाती थी अकेली। मेरे पापा हर रोज़ मुझे तैयार करते थे, जा रनिंग के लिए जा, अच्छा वर्जिश कर, व्यायाम कर, ऐसा उनका कहना था, कसरत करने से अच्छा रहता है ऐसा, और मतलब उनका दिमाग भी अच्छा होता है, ऐसा करके उनका मानना था। तो यहीं से शुरुआत हुई थी और कॉलेज में ये मेरा काम आया। जैसे कॉलेज में सिलेक्शन स्टार्ट हुआ, मेरा सिलेक्शन स्टार्ट हुआ तो मुझे रिजर्व में मुझे कंफर्म कर दिया कि रिजर्व में ये लड़की भी होगी, अगर इन 2 लड़कियों में से नहीं आता है कोई तो ये लड़की आएगी। मैं रिजर्व में थी, लेकिन मैंने फिर भी हार नहीं मानी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस चीज़ के लिए मैं ही बनी हूँ, इस चीज़ के लिए मैं ही जा सकती हूँ, ये चीज़ मैं ही कर सकती हूँ। ऐसा मेरे मन में पहले से था, एक जुनून, पागलपन, पैशन। नवंबर दिसंबर में वहाँ था और मुझे जनवरी के लिए फिर वहाँ प्रिपेयर करना था, लेकिन मेरा सिलेक्शन लेटर नहीं आया था। लेकिन एक फिर भी पागलपन, फिर भी सट पे घूम रहा कि नहीं मैं सिलेक्शन करता हूँ। एंड देन 4:30 बजे कावगुड़ी गाँव है जहाँ पे बोलते कि चोर जगह, मतलब वहाँ डिकैत मिलते रहते हैं और बहुत सारी लड़कियाँ छेड़ते रहते हैं, समथिंग ऐसा कुछ वहाँ पे रूमर फैला हुआ। लेकिन मुझे वहाँ पे कोई चोर नहीं मिला, मुझे वहाँ पे कोई कुछ नहीं मिला। अगर इवन मैं रेडी हो जाती थी कि अगर मुझे आप कुछ मिल भी गया तो मेरे पास एक स्विस नाइफ होता है, जिसको मल्टी नाइफ बोलते हैं, इसको वो नाइफ हमेशा रख के जाती थी कि अगर कोई मिल भी गया था सलाम मार भी दूँगी लाइक ऐसा वाला था कि मार भी दूँगी, लाइक जनून वाला। तो मैं अकेले ट्रेनिंग करती थी, मेरे साथ कोई नहीं था क्योंकि जिम जाने के पैसे नहीं थे, जिम नहीं जा सकती थी, इसलिए मेरा ठोडो ग्राउंड मेरा सब कुछ था। वहाँ पे मेरी जितने जो भी होता पुशअप, पुलअप, जो भी करना था सारे कुछ, वहीं पर रनिंग जो भी मुझे करना था मैं वहीं पे करती थी, क्योंकि वही एक जरिया था जहाँ से मैं बनी थी और पहले से बन के आ रही थी। क्योंकि मुझे इससे पहले, और ग्राउंड से मैंने पहली बार देखा था ठोडो, तो मेरे को वैसे प्यार था ग्राउंड का कि ग्राउंड कब देखूँगी, क्योंकि हमारे गाँव में ग्राउंड नहीं है और जो ग्राउंड है वहाँ पे इतना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सब डेरा भी बिठा के बैठे होते शादी को, तो वहाँ पे जाना अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है ना मेरे लिए। क्योंकि मुझे पता नहीं कि सोसाइटी से आ रही थी, वहाँ से एकदम लड़कों से उभर के आ रही थी, क्योंकि मेरे फैमिली वाले स्टॉप पर। इसके बाद सिलेक्शन हो गया, लकीली वो दोनों ही लड़की किसी कारणवश नहीं जा पाई और मुझे जाना पड़ा। तो फिर मैं एक्साइटेड थी, फिर भी इतनी मुश्किल आई मैं बता नहीं सकती, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने में ऐसा था मेरी टिकट कंफर्म नहीं हुई, हम टिकट कंफर्म नहीं हुआ, कुछ भी कंफर्म। और मेरी जो इंस्ट्रक्टर थी मैम थी हमारी सी मैम, उन्होंने बोला कि अब नहीं जाना, वापस चलते यहीं से, अम्बाला से वापस आ रहे थे। लेकिन मैं दुआ करती भगवान प्लीज़ एक मौका मिला, इतनी मुश्किल से क्यों गवा रहे हैं ना, एक चांस तो दे भी कम से कम। ऐसे कैसे करके मैं दार्जिलिंग पहुँची HMI में और वहाँ पे मैंने बेसिक कोर्स कंप्लीट किया जो जनवरी में -19 में था। तो वहाँ पे मैंने पहली बार ठंड देखी थी। सोलन में बर्फ़ अभी पड़ना स्टार्ट हुआ है, उससे पहले पड़ना स्टार्ट नहीं था। 2015 में कोई सोलन में बर्फ़ नहीं पड़ती थी, तो मैंने बर्फ़ देखी नहीं थी, पहली बार बर्फ़ का एक्सपीरियंस, मतलब बहुत अल्टीमेट था मेरा एक्सपीरियंस, बहुत ही ज़्यादा। बेसिक हुआ, उसके बाद मेरी सिलेक्शन हुई, 40 गर्ल्स की हमारी सिलेक्शन हुई NCC से माउंट देव टिब्बा के लिए, फिर त्रिशूल के लिए 15 लड़कियों की, फाइनल सियाचिन ग्लेशियर विंटर ट्रेनिंग के लिए 10 लड़कियों की सिलेक्शन हुई। ये एवरेस्ट के लिए जा रहा था एक्सपीडिशन हमारा, पर किस्मत ने फिर साथ नहीं दिया। मतलब परीक्षाएं ना लेती रहती मेरी किस्मत, पता नहीं कैसी किस्मत। कई बार गुस्सा भी आता था कि कमी कहाँ रख दी थी मैंने, ट्रेनिंग में तो पूरा था, सब कुछ था, तो फिर ये क्यों गुस्सा आ रहा था। क्योंकि हुआ क्या, उसके बाद सब लड़कियों का सबमिट हो गया और मैं सबमिट के ठीक 300 मीटर नीचे से वापस आई। किस लिए आई? अगर बीमार हुई होती तो मैं मान जाती, सेटिस्फाइड रहती कि बीमार थी, चल मेरे लिए माउंटेनियरिंग बनी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि टेक्निकल प्रॉब्लम थी और हमें पहले बताया गया था कि मास्क चेक कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, लेकिन फिर भी वो प्रॉब्लम हो गई था। मेरा मास्क ब्लॉक हो गया, मुझे ऑक्सीजन नहीं आई, मेरी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई एंड मेरा लेफ्ट साइड गिर गई। आई थिंक 2 या 3 मिनट लगे होंगे
मेरे को एक नींद सी झपकी सी आई, नींद सी आ गई। जैसे नींद के 3 मिनट बाद खुली, मेरा पूरा पूरा पार्ट फ्रीज हो गया लेफ्ट साइड, लाइक ऐसे ही मूव नहीं कर रहे। देन मैं बोल रही हूँ ये तो कट गए, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका वहाँ पे क्या होता है ज़्यादा कोल्ड की वजह से फ्लॉस बाइट वगैरह के इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो आई थॉट कि मेरे पाँव के उंगलियाँ कट गई, हाथ की उंगलियाँ कट गई, और अब तो ये एक्सपेडिशन या मैं मर जाऊँगी, ऐसा कि ये तो हो गया। नींद भी आ गई, क्योंकि हमें पहले बताया गया था ट्रेनिंग में, इतनी हार्ड ट्रेनिंग हमें दी गई थी एनसीसी में कि उन्होंने पहले बताया था कि आपके साथ ऐसा ऐसा होगा। तो मैं पहले से प्रिपेयर थी कि ये मेरे साथ होने वाला है, मुझे क्या करना है। तो लाइक मेरे एक उस्ताद थे, उन्होंने मुझे बताया कि जब भी ऐसा हो तो तुमने कदम ताल शुरू कर देना। तो कदम ताल शुरू कर दिया, हाथ मूव करना शुरू कर दिया। मैं हाथ जैसे ही बंद करूँ मुझे पेन होना स्टार्ट हो जाए, वो पेन इतना कि मैं सहन नहीं हो रहा, लेकिन मैंने आंखें बंद करी टाइटली एंड मैं इसको हिला रही हूँ कि नहीं ये तो ठीक करना है, जिससे भी करना अभी करना। शुरुआत धीरे धीरे ऐसे ही, सबमिट नहीं हुआ, सबका सबमिट हुआ, बट मैंने उस गम को, उस दुख को ऐसा नहीं बताया किसी को कि ये नहीं हुआ, रोना धोना नहीं, लाइक ऐसा स्ट्रॉन्ग लेडी, लाइक जैसे बहुत बड़ी लड़की हो ना, जैसे गर्म गम सहने वाली सा। बट मुझे एक बात याद थी कि मेरे पेरेंट्स के ड्रीम्स बहुत थे मेरे पीछे, तो लाइक जब वो टूटे हैं ना, तो तब मुझे दुख हुआ कि ये क्या हो गया। मैं बता नहीं सकती, जब मैं जैसे वापस आई हिमाचल पहुंची, उसके बाद मैंने रनिंग नहीं छोड़ा। आई रियली डोंट, मुझे मैं टूटी नहीं, मुझे पता नहीं कौन सी ऐसी पावर थी, क्या था वो मुझे पता नहीं। ये शायद इसलिए था क्योंकि आप जैसे लोग मेरे साथ जुड़े, आप लोगों का आशीर्वाद था, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद, ये इसलिए पॉसिबल हुआ, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं था। पता नहीं, एक अंदर अजीब सा था। फिर बहुत जगह ट्राई किया, यहाँ वहाँ माउंटेनिंग नहीं छोड़ी, बट फिर भी जाती रही, स्की कोर्सेज किए, स्नोबोर्ड सीखा, अभी सब कुछ करती रही धीरे धीरे। दैन उसके बाद ये एक्सपीडिशन आया, IMF एक्सपीडिशन, IMF मैसिव एवरेस्ट एक्सपीडिशन 2020 आया था, लेकिन कोविड की वजह से नहीं जा पाया 20 में, इससे 21 में। तो मैंने सही सोचा कि मैं कैसे अप्लाई करूँ, अप्लाई किया एंड सडनली मुझे मेरे सर का फ़ोन, एक जिन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया था उस टाइम पे, उनका नाम वासु सर है, वो उत्तराखंड से। उनका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक फेसबुक पे जरिए हमारी बात हुई थी एंड उन्होंने मुझे बोला कि फॉर्म आया, ये फिलअप कर। मैंने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है, किराए, यहाँ तक कि मेरे पास किराया लेने के लिए भी पैसे नहीं थे। इवन मेरे पास सोलन से शोगीप ट्रैवल करना था, उसके भी पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं वहाँ पे जॉब कर रही थी रिजॉर्ट में। तो मैंने बोला एज ए इंस्ट्रक्टर, तो मैंने बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कैसे अप्लाई करूँगी, मेरे पास नहीं है कुछ। तो सर ने बोला अप्लाई कर, बाकी देखा जाएगा, अभी शॉर्ट लिस्ट होना बाकी है, क्योंकि अभी तेरे से पीछे 400-500 लोग और बैठे। तो एक 550 के लोगों की एप्लीकेशन आई थी एंड 15 दिन बाद फाइनली शॉर्ट लिस्ट हुआ, उसमें मेरा नेम था। मैं हैरान थी कि मेरा नाम कैसे आ गया, इतने सारे लोग एवरेस्ट किया, पता नहीं क्या क्या किया, बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, और मेरा नाम आ गया। तो शॉर्ट लिस्ट हुआ, फिर वही बात कि अब जाना कैसे, इक्विपमेंट का पैसा भी देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, कैसे जाऊँगी मैं। तो ये प्रॉब्लम था उस टाइम, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आया। मेरे साथ एक नारकंडा से बहुत अच्छे मेरे साथी जुड़े थे, स्की को साथ में करे थे, और आज वो मेरे साथ ही है, अमित सर, अमित ठाकुर, कंडाघाट से है। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि सर ऐसा हुआ होगा, कोई टेंशन नहीं, तू जा, तू कर, जो होगा देखा जाएगा, मैं देख लूँगा, लाइफ कैसे पीछे बोल रहा है। दैन उसके बाद पैसों की फिर भी कमी आई थी, तो मेरे साथ बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें कॉन्ट्री किया। सोलन से मेरे साथ यहाँ पे एक और मैम है, पीछे लास्ट में बैठे, तो इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। मतलब मैं बता नहीं सकती कितने सारे लोग जुड़े, कुछ लोगों के नाम मुझे याद भी नहीं होंगे, बट बात करना पर मुझे सब याद है, बस मैं अभी भूल गई तो प्रॉब्लम हो सकता है, मुझे सब याद है। एंड मेरे को जिम में उससे पैसे नहीं लिए गए, क्योंकि वो मैं ट्रेनिंग देखी नहीं, ऐसे देखी कितनी डेडिकेशन है इसके अंदर, ऐसा वैसा। तो आकाश सर थे, आकाश वर्मा, ये भाई मसल आप जिम में उनका, तो उन्होंने मुझसे पैसे नहीं लिए, लाइक उन्होंने बोला जिस दिन तू बन जाएगी ना उस दिन मैं खुद ले लूँगा, मेरा हो जाएगा फिर, ऐसा कुछ नहीं बोलते थे हमेशा। तो मेरा बहुत सारे लोग जुड़ते रहे, मैंने फॉर्म फिलअप किया, मैंने एक्सपीडिशन क्लियर किया, फिर से 50 लोगों का सिलेक्शन अगले एक्सपीडिशन के लिए हुआ, और वो माउंट त्रिशूल अगेन उसी पीक के लिए हुआ जिस टाइम मैं 2016 में गई थी अपने उनके साथ, 15 में NCC के साथ गई थी, दोबारा वहीं पे गई। एक्सपीडिशन वही था, एक्साइटमेंट थी क्योंकि मैं वहाँ पे जा रही थी, सबमिट किया, देन अगेन वापस ट्रेनिंग हुआ हमारा यहाँ पे उत्तराखंड में, नीम एक्सपीरियंस है, विंटर ट्रेनिंग हुआ हमारा नीम इंस्टीट्यूट में, एंड उसके बाद फाइनली एक टीम बनी। लेकिन इस टाइम मुझे थोड़ा फाइनेंशियली ज़रूरत थी, मुझे था कि मुझे इक्विपमेंट्स लेने हैं और मुझे एक्सपीडिशन में जाना है, तभी कुछ चाहिए होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे नेपाल में जा रही हूँ, तो मुझे बहुत सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए होगा ऐसा। तो फिर उस वक्त मैंने कॉन्टैक्ट किया था पवन सर को, देन पवन सर से मेरी बात हुई एंड सडनली, क्योंकि ये इंटरेस्टेड थे, इन्होंने मुझे खुद
बोला कि नंबर लो एंड देन बात स्टार्ट की। धीरे धीरे बात स्टार्ट हुई, मैंने बोला कि मुझे एवरेस्ट करना है और मेरा एवरेस्ट इसलिए पहले तो इनको पता ही नहीं था कि मेरा एवरेस्ट हुआ है, आधे लोगों को पता नहीं था क्योंकि इसमें थोड़ा सा रहा है, थोड़ा सा लोगों को कन्फ्यूजन था। लोग सोचते थे कि एवरेस्ट किया तो इट मीन कि सबमिट हुआ है, लेकिन मैंने इनको बोला कि मेरा सबमिट नहीं हुआ, मैं सबमिटर नहीं हूँ, तो मेरा सबमिट नहीं हुआ, वो अचीव नहीं किया, मैं फतेह नहीं किया, सीधी सी बात। तो इनको लगा अच्छा ऐसा क्या है, तो फिर ये चेन यहीं से स्टार्ट हुई और ये एक्सपीडिशन यहीं से कनेक्ट हुई। एंड IMF का बहुत बड़ा रोल है इस अचीवमेंट में, क्योंकि IMF ने इतना अच्छा एक्सपीडिशन निकाला पहली बार और फाइनली एवरेस्ट ना चली, एवरेस्ट की बेटी को क्लाइंब करने का मौका मिला, मेरे लिए यही सौभाग्य है। मेरे पास कुछ लोग हैं, नाम भूल गए हो, मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं लास्ट एंडिंग क्लोजिंग में उनकी सभी के नाम लेना चाहती हूँ जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं, जिन लोगों के साथ मैं आज यहाँ पे हूँ, और माफ़ करना कि किसी का नाम में बीच में भूल गए। पहली बात तो मैं IMF इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन दिल्ली, जो हमारे ब्रिगेडियर अभय सर हैं, एंड उनसे पहले जो हमारे कर्नल चौहान सर थे जो कि हिमाचल से हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इतना अच्छा एक्सपीडिशन प्लान किया और हमें मौका मिला पार्टिसिपेट करने का। उसके बाद हमारे जो टीम के ब्रिगेडियर के कुमार थे, जो हमारे साथ हमारी टीम में थे और उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया। वन हमारा, मैं आपको बताऊँ, हमारा जो कुमोरी एक्सपीडिशन था वो हमारा तकरीबन हमारा जो फर्स्ट अटैम्प्ट था वो हमारा फेल हो गया था, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्रेवास आ गया था यानी हम 28 को हम सबमिट पे होते अगर वो क्रेवास नहीं होता, लेकिन बहुत बड़े क्रेवास की वजह से हम नहीं कर सकते एंड हमारी पूरी टीम को वापस आना पड़ा विद शेरपा जो रूट अपनी टीम है। एंड उसके बाद हमने दोबारा अटैम्प्ट किया 10-12 को, और मेरा सबमिट मतलब मेरी पहली टीम का सबमिट हुआ था 10 तारीख को और मेरा सबमिट हुआ था 12 तारीख को। तो ये उनके बिना, क्योंकि उन लोगों ने सर ने बोला कि एक और अटैम्प्ट करो, उन्होंने वहाँ पे शेरपा को मनाया क्योंकि शेरपा सर ने हाथ खड़े कर दिए थे कि ये क्लाइंब नहीं हो सकती और ये बहुत डेंजरस पिक है, इसमें बहुत सारी डेथ हो चुकी है, हमने अपने गाँव कितने लोगों को खो गया है और ये हैंगिंग ग्लेशियर है, क्रेवास है और इसमें बहुत सारे अवलांच आते हैं, तो ये इस बार क्लाइंब नहीं हुई। क्योंकि क्या होता है कि गर्मी क्या है कि जब वो सनराइज होता है तो सबसे पहले धूप वहीं पर बढ़ती है, तो उस गर्मी की वजह से जो स्नो है वो सॉफ्ट हो जाती है, लूज हो जाती है, तो वो क्या होता है जब भारी हो जाएगी बर्फ तो वो एवलांच के रूप में नीचे आती है और वही कारण है कि मैक्सिमम क्लाइंबर्स की डेथ वहाँ पे होती है। लेकिन हमने फिर भी बोला कि देखा जाएगा जो होगा, लेकिन हम एक और अटैम्प्ट तो लेंगे क्योंकि दिन मान भी रहा था, इसलिए हमने सर को भी बोला कि सर हम जाएंगे, आप लोग बोलिए बस हमें ऑर्डर कीजिए। तो वही था, सर ने एक सही डिसीजन लिया और हम वहाँ पे इस मिशन में काम किया। उसके बाद मेरे साथ इससे पहले भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, ठीक है, पवन हम सारा मेरे साथ भी है, वो मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हैं। मास्टर गेम फेडरेशन के हमारे हमारे विनोद सर हैं। उसके बाद मिनिस्टर सुरेंद्र जगोटा सर, एडवोकेट उमेश शर्मा, पंकज गुप्ता सर, सुशीला कौशल, मेरिडियन के मिनिस्टर विनोद गुप्ता सर। उसके बाद गोयल मोटर्स के हमारे सहज सर और हमारे पास पवन सूद सर, शायद मैं इनसे पहली बार मिली, सॉरी कि मैं कन्फ्यूज था, मुझे पवन सूद और पवन गुप्ता सर, कि पवन सूद सर से मिल चुकी थी, आज पवन गुप्ता सर से मिली, सॉरी सर मैं वो पहचान नहीं पाई, पहली बार मिली हूँ, सॉरी। इसके साथ मेरे साथ और उत्तराखंड से आइस टीम के साथ भी मेरे साथ जुड़े लोग हैं, उनका नाम है विश्वदेव पांडे, जो कि मेरे साथ बहुत पहले से 2018 से जुड़े हैं। उसके बाद हमारे साथ लवराज सर, जिन्होंने सब कुछ मतलब समझ लो कि वो एक ऐसे ही थे कि मोटिवेट करने वाले कि तू बात कर, जिन्होंने ये कॉन्फिडेंस की एक बार बात कर, तो अभी वो एवरेस्ट में ही है, वहीं पे है बेस कैंप से, आज वापस आ रहे हैं, तो वो मेरे साथ हैं। उन्होंने 7 बार एवरेस्ट क्लाइंब किया है और इससे पहले उन्होंने 4 बार विदाउट ऑक्सीजन भी ट्राई किया है, बट वो किसी कारणवश नहीं हो पाया, यानी टोटल उन्होंने 11 बार एवरेस्ट ट्राई किया है। उसके बाद मेरे साथ कुंबर धर्म सत्तू सर है, डॉक्टर चेतना जो हमारे बेस कैंप में हमारी डॉक्टर थी, उन्होंने बहुत अच्छा अपनी भूमिका निभाई है, हमारा बहुत ध्यान रखा है, हमारी बहुत केयर की है, मैं उनको यहीं से थैंक्स करना चाहूँगी। एंड इसी तरह से हमारी और शेरपा टीम जो हमारी, क्योंकि हम जा सकते हैं नेपाल तक, आप इजीली आप ना ट्रैकिंग कर सकते हो, लेकिन क्लाइंबिंग करना नेपाल में आप इनके बिना नहीं जा सकते, क्योंकि रूट ओपनिंग रियल हीरो यही है। एक्चुअली ये रूट ओपनिंग टीम है, ये पहले रूट ओपन करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं, ये पूरा ऊपर तक रो फिक्स करेंगे टॉप तक, उसके बाद हम लोग जाएंगे। तो मुझे लगता है कि इनके बिना ये मिशन सक्सेस नहीं था, क्योंकि इन्होंने इतना करेज दिखाया, इतना डेडिकेशन इनके अंदर है। इतनी ठंड में, माइनस में, विंड में, सोचो काम करना कितना मुश्किल है, आप फ्रिज में 2 मिनट हाथ रख लेना फिर समझ जाना, वो लोग ऐसे काम करते हैं वहाँ पे।
तो लाइक मतलब वो बहुत ज़्यादा है, मतलब उनका मैं थैंक्स यही से करना चाहूँगी। तो कभी भी कहीं भी रहे, मैं उनको इतना कहना चाहूँगी, जिस डेडिकेशन से आप काम करते हैं आप सच में रियल हीरो। सच में मैं शेफा को यहीं से थैंक्स करना चाहूँगी। मैं अपने अमित सर, मेरे मेंटोर जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, सर थैंक यू सो मच। ये मेरे भैया भी है, एक तरह से समझ लो बड़े भाई थे। तो इन्होंने मेरा हमेशा साथ दिया है, मतलब हमेशा मोटिवेट किया है मुझे। और इससे पहले अरुण सर है जो कि जहाँ पर मैं काम करती थी, फिर उन्होंने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया था। एंड वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है। पार्क बुद्धि सर, अफसोस से कहना पड़ा कि उनकी लास्ट मंथ उनकी डेथ हो गई है, उनकी ऑनर थी। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया प्रहलाद सर ने। थैंक यू सो मच सर। आप जहाँ भी हैं भगवान आपको खुश रखें। मैं चाहूँगी कि आप जहाँ भी हो, कहीं भी हो, भगवान के आप एक फिर से नया जीवन दे, और वो इंसान के रूप में, ताकि आप मतलब आपकी भी मेरी तरह और मेरे जैसे लोग आपके साथ जुड़े और फिर हम आगे बढ़ें फिर से दोबारा। ये मेरे साथ थे, मुझे माफ़ करना मैं किसी का नाम भूल जाऊँ तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े जिनके नाम मैंने नहीं लिए। प्लीज़ आप सभी इसी तरह से मेरे साथ रहना, अपना आशीर्वाद बनाते हुए, क्योंकि मैं आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं आपके बिना। तो अपना आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। ये हुनर, ये सादगी, ये अपनेपन की मूरत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी तकलीफ नहीं देखी। अब मैं बुलाना चाहूँगा मीडिया हाउसेस, कुछ अगर आपके सवाल हैं कुछ, तो वो अगर बात करना चाहिए। ये आपका कितने दिन का सर एक्चुअली क्या है, ये मिशन हमारे 2 मंथ का था, लेकिन हमें कुमोरी जो टीम थी उनने ओके एक्चुअली क्या है कि हमारा ये एक्सपीडिशन जो था ये बहुत लंबा चला था, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि कुमोरी टीम ने पहले क्लाइंब कर दिया, क्योंकि बाकी टीमों का आखिरी 29 को क्लाइंब हुआ एवरेस्ट, और उससे पहले जो हमारी लोग से वो 25 मई को क्लाइंब हुआ। तो हमारा 12 मई को क्लाइंब हो चुका था हमारी टीम का। तो हम बेस कैंप में थे, तो हुआ क्या कि वहाँ पे कोविड मतलब इस तरह से रूमर फैला था, वैसा हो नहीं रहा था, जिसको था वो शट डाउन जाके हो रहा था। तो ऐसा बोला गया कि वहाँ पे बहुत कोविड फैल गया। तो हमारी टीम लीडर ने डिसीजन लिया कि हम कुमोरी टीम को डाउन कर देते हैं, क्योंकि ये सक्सेसफुल टीम है और ये डाउन चली जाएगी और रिकवरी भी करेगी। इवन राशन पहुँचाना बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे ना, क्योंकि वहाँ पे राशन हेली से भिजवाना पड़ता है। तो ऑब्वियसली अगर 4 लोग जा रहे थे, 4 लोगों के साथ 4 शेरपा भी जाएंगे, तो 8 लोगों को राशन कम पहुँच जाएगा, सिंपल सी बात। तो ये इसलिए हमें थोड़ा जल्दी नीचे भेज दिया। और ये एक्सपीडिशन हमारा कम से कम 35 दिन का था जो हमने किया। बेस कैंप से लेकर समिट तक 35 दिन थे, और जो हमने नीचे स्टार्ट किया था लुकला से स्टार्ट किया बेस कैंप, वो 13 दिन था। ये आपकी कितनी सदस्यीय टीम थी, क्या सबने सक्सेसफुली इसको सर एक्चुअली हमारी एक टीम ने सबमिट नहीं कर पाए क्योंकि बैड वेदर की वजह से, क्योंकि आपको मालूम इस टाइम साइक्लोन चला था, तो ऑब्वियसली इसका इफेक्ट ज़्यादा हम नेपाल में था। तो वहाँ पे हुआ क्या कि हमारी टीम को एक टीम को सबमिट के लिए ये विंडो नहीं मिल पाता, वो हमारी लुक से टीम थी। बाकी एवरेस्ट लोग से हमारी सबमिट हो गई। आप कितने सदस्य सर 4 सदस्य थे सभी ने? हाँ जी सर, चारों के चारों ने सबमिट कहाँ कहाँ के थे? सर एक हमारा मनाली से हेमराज, और दूसरा नोटबू संजय नोटबू लद्दाख से, और थर्ड गुनवाला शर्मा राजस्थान से, जो मेरे साथ है। तो इस पर इस तरह की दिक्कत करनी कुछ आई क्या कोई लग रहा सर सबसे पहले शेयर करना चाहेंगे? सबसे क्या था कि एक एक्साइटमेंट थी, क्योंकि मैं पहले वहाँ पे जा चुकी थी एंड नेपाल बहुत ही खूबसूरत जगह है, सभी जानते हैं। और खासकर एवरेस्ट बेस जो आपका बेस कैंप है, जो ट्रैक की बहुत सुंदर है। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं वहाँ पे दोबारा जा रही हूँ, और एक अजीब सा ही उत्साह था कि इस बार एवरेस्ट के लिए नहीं, एवरेस्ट की बेटी के लिए जाना। तो एक ऐसा जुनून सा था कि बहुत सही हुआ। रही दिक्कत की बात, तो सर हमें क्रेवासेस बहुत ज़्यादा मिले, और एक बार तो मेरी पार्टनर क्रेवास में गिर गए, फिर उनको निकालना पड़ा, और एक बार मेरे क्लब्स ही क्रेवास में गिर गए, फिर वो उनको तो निकाल नहीं पाए क्योंकि वो तो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर गए थे। तो उसके बाद ये वाले, उसके बाद ठंड में कैसे सर्वाइव करना था, लाइक क्योंकि मेरे हाथ के ग्लव्स गिर गए, तो ठंड में उसको बचाना है हाथों को,
अगर ठंडे हो गए तो फ्लॉस बाइट हो जाता है। फ्लॉस बाइट हो गया तो आपको हाथ काटने पड़ते हैं, यानी आपकी उंगलियां में सबसे पहले होते हैं, तो उंगलियां हमें काटनी पड़ती है। तो हमें ठंड से बचना था, तो ये सबसे बड़ा टास्क था। इवन हमारे क्या होता है, जैसे हमारा एल्टीट्यूड अप जाता है, ऑक्सीजन थिन होती है, तो ऑक्सीजन थिन होने की वजह से हमारे जो चलने का होता है, हमारा जो इतना भी स्टेमिना होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, डाउन हो जाता है, तो चलने में दिक्कत आती है। तो ये भी एक हमारे पास एक, ये तो जनरल सी बात है कि ऑब्वियसली कोई क्लाइंबर होगा तो ये तो फेस करना ही पड़ेगा, ये नॉर्मल है। एक साथ में वेट उठाना, आपको वेट भी उठा के चलना होगा, तो ये मतलब छोटी छोटी दिक्कतें भी हमारे साथ। साथ में अगर आप चल रहे हो तो आपको आंखों का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी भी देर, इवन आप अगर 10 सेकंड भी उस बर्फ में चश्मा निकाल दोगे तो आपको स्नो ब्लाइंडनेस हो जाएगा। स्नो ब्लाइंडनेस होता है कि आप 24 घंटे तक, अगर आपने ट्रीटमेंट नहीं किया उसका, तो आप कुछ देख नहीं पाओगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई चींटी आपको काट रही है, लाइक रेड हो जाएगी आंखें, आपको दिखेगा नहीं, नजर नहीं आएगा, इवन आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई चींटियाँ काट रही, बहुत अजीब सी जलन होगी, इतना पेनफुली होता है। तो मतलब ये सब कुछ हमारे साथ चल रहा था, तो मतलब उन चीज़ों का भी ध्यान रखना था। बार बार में सनस्क्रीन भी अप्लाई करते रहो, क्योंकि अगर सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो वो पूरा निकल जाएगी लेयर, हमारी जो अपर लेयर है स्किन की। तो बहुत सारी चीज़ें थी टीम में, बहुत सारी चीज़ें थी, लाइक कम्युनिकेशन होता है। पहली बात तो हमें टीम इतना अच्छा मिली थी और शेरपा इतने अच्छे थे कि हमारा कम्युनिकेशन बहुत सही था, क्योंकि कम्युनिकेशन मतलब कि आपको वॉकी टॉकी से बात करना हो तो सिग्नल कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। बट हम लकी थे कि हमें कैंप 3 तक भी नेट चल रहा था, 2GB, सॉरी 2G चल रहा था, तो हमने 2GB जितना भी डाटा होता है सब डाला हुआ था और हम वहाँ पे चला रहे थे। नीचे जबकि बेस कैंप में नेट नहीं था, वहाँ पर नेट चल रहा था, तो मतलब बहुत सारी दिक्कतें भी थी, अच्छा फेस भी। ये कितने किलोमीटर का ट्रैक था आपका और कितने दिनों में, और कितना वेट लेकर जो है आप लोग जाते हैं? सर देखिए, अगर बेस कैंप से आप ऊपर की तरफ बोले तो ये आपको 7-5.5 किलोमीटर पे तो आपका बेस कैंप है, ठीक है सर। उसके बाद आपका ऊपर 7,181 मीटर, तो यहाँ तक चलने के लिए जो वेट चाहिए था वो डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू, मतलब आपका हाइट अल्टीट्यूड के हिसाब से होता है। जैसे बेस कैंप तक तो हमारे शेरपा हमारे साथ थे, तो हमारे शेरपा के पास आधा सामान था, क्योंकि वहाँ तक तो ऑब्वियसली आप मेरे जाते तो ये आपके ऊपर सामान था, तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके ऊपर जो करना था, क्योंकि उससे पहले लाबुची पीक भी हमने क्लाइंब की, तो लाबुची पीक हमने उससे पहले क्लाइंब की ताकि एक्मेटाइजेशन सही हो, क्योंकि पुमोरी के लिए बहुत कम टाइम मिला था हमें क्लाइंब करने के लिए, और हमारा ये था कि हमारा कैंप 2 ही नहीं लगा था, हमने सीधा हिट किया था कैंप 1 से कैंप 3 यानी समिट कैंप, जबकि हमें 12 घंटे लगे थे उस चलने में। तो उसके बीच मेरे पास सामान का जो मेरे पास था वो 12 से 13 kg था, क्योंकि वो समिट पुश था, वो फाइनल, उसमें कपड़े लिमिटेड थे, क्योंकि जो कपड़े हमें चाहिए थे वो हम पहन लिए थे। हमने पहले डाउन सूट हमने पहन लिया था, शूज़, क्रैम्पॉन, हार्नेस सेट, हेलमेट, हमने सब कुछ पहन लिया। तो हमारे पास आधा सिर्फ स्लीपिंग बैग था और हमारे पास मैट्रेस थी और थोड़ा बहुत खाने पीने का जो था अपना पर्सनल, बाकी शेरपा लेके जा चुके थे टेंट पे, तो हमें ये सब कुछ करना था। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि शेरपा का रोल बहुत ज़्यादा है हमारे एक्सपीडिशन में। आगे क्या रहेगा आपका, जैसे कि आपने इस बात को बताया, आगे क्या अचीवमेंट? कितनी तारीख को आपका ये कंप्लीट हुआ? आपने चोटी पे कितने सर बजे 12 रात को? तारीख 12 मई 12 मई कितने बजे रात को? पहली रात टीम को ने 10 मई को सबमिट किया और उसके बाद 12 मई को हमने सबमिट किया। रात को क्यों नहीं सर, हम रात को क्या होता था कि अभी जो हमारी जो पहली टीम थी एक्चुअली वो रूट ओपनिंग टीम के साथ गई, तो रूट ओपनिंग टीम मतलब शेरपाओं के साथ गई, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमारा एक्सपीडिशन फर्स्ट जो हमारा कुछ था वो फेल हो गया था, क्योंकि क्रेवास बहुत बड़ा आ गया था, हम क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए उनके साथ गई थी। और साथ में ये था कि उन्होंने कहा था कि ये मतलब ये जो सबमिट होता है ये 10 के बाद सबमिट नहीं होता है, ये लक होगा लड़कियों का, अगर होगा सबमिट तो, क्योंकि वेदर साथ देगा तो ठीक है, अदरवाइज हाँ 10 के बाद मतलब वहाँ के लोगों का शेरपा को कहना ऐसा था, लेकिन हम मान नहीं रहे थे तो उनका कहना ऐसा था। 12 मई को कितने बजे किया आपने? हमने इस मैंने 8:40 पे की। हाँ जी सर, तो वो टीम रात को निकली थी सर 12 बजे एंड वो समिट पे पहुंची थी दिन के 2 या 2:30 बजे कैसे। आपने नीचे जो स्टार्ट फर्स्ट करके टीम थी वो निकली थी 12 बजे और समिट पे पहुंची थी वो 2:30 बजे। आपने कब शुरू किया था? उसके बाद शुरू कब किया था? मैंने 12 तारीख को स्टार्ट किया था, 10 बजे स्टार्ट किया था हमने, और सुबह मॉर्निंग में मैं 8:40 पे टॉप पे पहुंची। उसके बाद मेरे पार्टनर मेरे से थोड़ा सा पीछे थे और 10 बजे के आसपास उनका सबमिट भी हो गया। बलजीत जी, जैसा आपने बताया कि आपने पहले भी एवरेस्ट के लिए ट्राई किया था और उसके बाद आपको 5-6 साल लग गए, जी तो मतलब ये इस बीच प्रदेश सरकार आपको भूल गई थी कि आप इतने बड़े खिलाड़ी थे? एक्चुअली सरकार देखिए अपने लेवल पे वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन शायद मुझे ही अप्रोच करना नहीं आ रहा होगा, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरे ही जानने वाले
पुराने नहीं होंगे जो, क्योंकि पहली बात तो जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे इसके बारे में किसी को नॉलेज नहीं है माउंटेनियरिंग क्या होता है। उन्हें इवन की ट्रैकिंग का पता लग जाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैकिंग का भी पता नहीं। मैं सच बात बोलूँ क्योंकि अभी लोगों को यहाँ से पता चल रहा है कि मैं ये करती हूँ। एंड रही बात एवरेस्ट के लिए, हाँ मैंने 5 साल लगाए, मतलब मैं ट्राई कर रही थी कि एवरेस्ट के लिए मुझे स्पॉन्सर मिल जाए, मुझे स्पॉन्सर नहीं मिला। मैंने गवर्नमेंट भी ट्राई किया था, सरकारी में भी ट्राई किया था, लेकिन मुझे वहाँ से जवाब आया कि सरकार तो तब सरकार सिर्फ इनाम देती है, वो भी तब देगी जब सबमिट हो जाए, उससे पहले कुछ नहीं देगी। ये तो सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं करी, और तुम जैसे तो बहुत सारे लोग चढ़ना चाहते हैं, तो अगर सरकार ऐसे देने लगी तो मतलब इस तरह के उनके थे गोल उस टाइम पे। तो मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं किया, तो फिर अपने लेवल पे मैं फिर भी करती रही कि मैं कुछ ना कुछ करूँ। इसके लिए मैं दिल्ली भी गई कि मैं दिल्ली से स्पॉन्सर्स ले लूँगी, बट फिर भी वहाँ पे भी इस तरह से हुआ कि अब स्पॉन्सर, क्योंकि मैं दिल्ली की नहीं हूँ ना, तो उन्होंने बोला कि आप दिल्ली से होते तो आपको पक्का स्पॉन्सर मिलता है, तो आप दिल्ली से नहीं हो, आप हिमाचल से, हिमाचल का नाम रोशन होगा, हम क्यों स्पॉन्सर्स करें। तो ऐसे लोगों की वापस बात हुई, छोड़ी थी। आने वाले समय में क्या करने वाली है मैम, इसके बाद अगली सबमिट कौन सी है? अगला सर target अभी क्या है? मेरा जो अगला टारगेट है वो एवरेस्ट है नेक्स्ट ईयर के लिए, और जिसके लिए भी सर ने पहले ही 5 लाख रुपए दे चुके हैं सर। अभी मुझे और ज़रूरत है, मतलब 20 लाख की और ज़रूरत है, तो मैं चाहूँगी कि वो भी जल्दी से जल्द हो। एंड उससे पहले एक और मिशन है जो एकदम हाइड करके रखना चाहूँगी, बट हाँ उससे पहले एक और मिशन है, और मैं उसके बारे में अपनी टीम से पहले डिस्कस करूँगी, उसके बाद ही मैं आगे ये बात आपके सामने बताऊँगी। तो सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं, आपकी कुछ हेल्प होगी कि नहीं प्रदेश सरकार से, जब आप हिमाचल की बेटी की बात करें? सर पता नहीं, मैं कुछ नहीं बोल सकती। अब मैं क्या बोल सकती हूँ अभी, अब क्योंकि शायद ऐसा था कि पहले मैंने एवरेस्ट क्लाइंब नहीं किया था, तो ये प्लस पॉइंट, मतलब ये मैं सच मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि वो अचीवमेंट, मतलब वो अचीवमेंट नहीं थी उनके लिए इतनी ज़्यादा, क्योंकि एवरेस्ट बहुत सारे लोग जाते हैं, हर कहीं से वापस आ जाते हैं। एंड देन यहाँ तक कि यहाँ पे लोग फेक क्लेम करते हैं, तो इसकी वजह से भी थोड़ा अभी हमारी जो इंडिया में जितनी गवर्नमेंट है वो भी थोड़ा जागरूक हो रही है, क्योंकि ये भी गलत है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे लोग भी हैं जो फेक सबमिट करते हैं, अभी यहाँ पे आके क्लेम करते हैं, और बाद में जब ये बात निकलती है तो ऑटोमेटिकली हमारे जो सरकार होती है, ठीक है, हमारे बड़े लोग होते हैं, उनका ट्रस्ट हम पे से उठ जाता है। तो उस टाइम मैं क्लेम भी नहीं कर सकती कि मेरे कुछ कर कीजिए, आप ऐसा ऐसा कीजिए। नाउ अभी टाइम है, आई रियली डोंट नो कि अब क्या होगा, बट होपफुली जो भी सरकार करेगी अच्छा ही करेगी। इवन मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे एक अच्छी लाइफ जिए, जो आज तक वो एक सपना मेरे लिए, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, क्योंकि जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ पे लड़कियों को इतना छूट नहीं है। सच बात बोलूँ, वहाँ पे लड़कियों के लिए इतना बड़ा मतलब अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत मुश्किल है, और भगवान ने मुझे ऐसे पेरेंट्स दिए हैं, लाइफ में ऐसे पेरेंट्स शायद बहुत कम लोगों को मिलते हैं, ये मेरे लिए भगवान से बढ़कर है। मैं चाहूँगी कि मैं इनके लिए, इनकी लाइफ को सुधारने के लिए सब कुछ करूँ। मैं चाहती हूँ आज तक मेरी लाइफ सुधारी, थोड़ा सा, मैं सुधार तो नहीं सकती, लेकिन थोड़ा सा मैं हाथ बटाना चाहती हूँ अपने पेरेंट्स से, उनकी जिम्मेदारियाँ मैं थोड़ी लेना चाहती हूँ। तो ये जो अगला आपका एवरेस्ट का, ये कितने टाइम का होगा और कितनी हाइट है, क्या क्या है इसके प्रोसेस? सर 8,848.86 इसकी हाइट है, जो न्यू हाइट है, और ये इसका 52 डेज लगते हैं। यही अगर मैं वहीं से 52 डेज वो भी GD से मैं ट्रैक करूँगी, बेस कैंप तो 17 डेज लगेंगे, उसके बाद थोड़ी दिन बेस कैंप में बैठूँगी और पूजा होगी, और उसके बाद 32 डेज तो अप डाउन करने में लगेंगे। तो मतलब अराउंड मतलब यही है कि मेरे को 2 महीना वहीं पर लगेगा अगले साल, बट वही है कि फाइनेंशियली थोड़ा हो जाएगा, तो ये मिशन भी हो जाएगा। टोटल कितना रिक्वायर्ड है? सर 5 लाख तो हो ही चुके हैं, सर ने बोल ही दिया था, एंड अभी 20 लाख की और हमें रिक्वायरमेंट। कोई सवाल? तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मैरिडियन विनोद गुप्ता सर से आगे करूँगा कि वह अपने विचारों से हमें प्रस्तुत करना है।
बड़ी बात है। और मैं चाहूँगा कि जैसे एक अचीवमेंट इनकी पूरी है फरवरी 20 की, तो अभी एवरेस्ट का उनका इरादा है, तो उसके लिए हमारी गवर्नमेंट जरूर आगे आएगी। हम आगे कोशिश करेंगे गवर्नमेंट से भी कि जो लोग मीनिंगफुल हैं उन लोगों से मिल के और कोशिश करेंगे कि ये जो एवरेस्ट हमारी गवर्नमेंट करे तो बड़ा अच्छा लगेगा। हमारा इतना नाम रोशन हुआ है फरवरी करने के बाद, और जिस तरह से प्रेस के लोगों ने उसको हाईलाइट किया है, तो उसी से पता चलता है कि हाँ कोई हिमाचल की बेटी या किसी ने कोई इतना बड़ा काम किया है, वो आप लोगों के प्रेस के लोगों से के थ्रू ही पता चलता है। तो अभी तक गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि इससे से हमारी बेटी एक कितनी बड़ी अचीवमेंट करके आई है, लेकिन मैं जैसे आप लोग आप इकट्ठे हुए हैं और आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रमोट करेंगे, सबको बताएंगे कि ऐसा हुआ है, तो वो एक अच्छा मैसेज गवर्नमेंट को भी जाएगा, पब्लिक को जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है 25 लाख की जो एवरेस्ट की चोटी के लिए चाहिए, वो पक्का अरेंज होगी बेटा, आपको कोई जुर्माने नहीं। ये अचीवमेंट जो आपका काम है वो अपना पूरा करो, हमें बहुत खुशी होगी, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। शुक्रिया सर। और इसी के साथ आगे मैं मास्टर गेम्स फेडरेशन के